welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. Myself, Mohit Gupta. We are continuing the series of landmark judgment that transformed India. आज का हमारा जजमेंट है बेरूबारी यूनियन केस. बेरूबारी यूनियन केस. इस केस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन एक बैकग्राउंड समझते हैं. आप सभी ने मेरे तीनों जजमेंट देखा होगा आई होप, जिसमें अपन ने रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम देवराजन एंड के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखा था. आज का जजमेंट अपना बेरूबारी यूनियन वर्सेस अननोन इन द ईयर 1960. अब इस जजमेंट में क्या होता है, इस केस के दो ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट, वेदर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सीट इंडियन टेरिटरी. वेदर द पार्लियामेंट हैज पावर टू सीट इंडियन टेरिटरी. सेकंड, इज द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. इज द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. इस जजमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने को अनअकैडमी के बारे में जान लेना चाहिए. आप सभी को तो पता है अनअकैडमी में क्या है, बट कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता था कि सारे कोर्सेज यूट्यूब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो व्हाई शुड वी जॉइन अनअकैडमी. इसका एक रीजन नहीं है. आप सभी को पता है कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चल रही है. जो बच्चों की क्लास मिस हो जाती है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है. पीडीएफ, नोट्स, कमेंट्स, क्विजेस, पोल्स में पार्टिसिपेट करके आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होल्ड कर सकते हैं. उसके बाद आपने कितना पढ़ा है उस चीज को जज करना है, या कौन से टॉपिक वीक है, आपकी रैंक कहां होल्ड कर रही है, तो आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें. वहां पे आपको पता लग जाएगा. जो टॉपिक वीक हो गए वो आपको अनअकैडमी खुद बता देगी कि भैया ये टॉपिक पे आपको और फोकस करना है. उसके बाद अनअकैडमी ने बाय मंथली मैगजीन स्टार्ट की है, जिसमें आपको करंट अफेयर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है. बाय मंथली मींस 15 डेज में आपको मैगजीन मिलेगी. पढ़ो और खत्म करो. इस चीज की फीस बहुत नॉमिनल अनअकैडमी चार्ज कर रहा है. मींस अगर मैं दूसरी कोचिंग की बात करूं तो वो लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज कर रही है, बट अनअकैडमी आपसे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे. मींस मैं बात करता हूं एक साल के पैकेज की, तो ओनली 8,800 रुपीज में. और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोइंग है उनकी फीस ओनली 12,800 रुपीज. इसमें भी एक ट्विस्ट है. अगर आप ये कोड यूज करते हैं मोहित जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली 10% मींस इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा. मींस जो फीस आप 8,800 पे कर रहे थे, अब वो कितनी जाएगी 7,920 रुपीज. और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोइंग थे या उनके अटेम्प्ट में टाइम था, वो 12,800 पे कर रहे थे, अब उनको सिर्फ 11,520 रुपीज पे करना है. बस यूज करना है दिस कोड टू अवेल इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. ये कोड हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है. मींस अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे ये कोड अवेलेबल है. आप भले जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की कर रहे हो, यूपीएससी की है, एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी की, सभी एग्जाम के लिए कोड एप्लीकेबल है. और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए. अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज का. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. इन द ईयर 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है. आप सभी को पता है 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के ही दिन अपन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और उसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है. बाउंड्री डिटरमाइन करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं. और हेड कौन था, कौन हेड कर रहा था कमीशन को? सर साइरिल रैटक्लिफ.
और इसी को ही रेडक्लिफ अवार्ड किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1947, 1950, 1960। उस टाइम पे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। मींस जो आज अपन बांग्लादेश देख रहे हैं वाज नॉन एज ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या होता है, बाउंड्री तो अवार्ड हो जाती है, बट इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, नेहरू जी और नून साहब, मींस मैं क्या बात कर रहा हूं, इन द ईयर 1958, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिरोज खान नून एक एग्रीमेंट पे आते हैं जिसके थ्रू इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। उस एग्रीमेंट का क्या नाम है, नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट 1958। अब थोड़ा सा कहानी समझते हैं। क्या एग्रीमेंट हुआ था, जो इनक्लेव्स है, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ था। अब इनक्लेव्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बाउंड्रीज कोई स्टेट तो होती नहीं है कि एकदम स्टेट बाउंड्रीज है, विलेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन होता है। तो इनक्लेव्स मतलब होता था, सपोज दिस टाइप ऑफ इनक्लेव्स, इस टाइप से इनक्लेव्स होते थे। मींस इंटरनल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान और इंडिया का कुछ पार्ट आ गया, पाकिस्तान का पार्ट इंडिया में आ गया। इस चीज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव साइन होती है, जिसके थ्रू जो पाकिस्तान में इनक्लेव्स है वो इंडिया के पास आ जाएंगे, जो इंडिया के इनक्लेव्स है वो पाकिस्तान को दे देंगे। तो एग्रीमेंट साइन हो जाता है। अब ये एग्रीमेंट में वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 हो रहा था, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 हो रहा था। उस केस के लिए पार्लियामेंट को पास समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें, आइदर अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट या अंडर आर्टिकल 3, और कैसे करना है। इस चीज के लिए प्रेसिडेंट साहब ने, मतलब प्रोएक्टिव रिट्स फॉलो ना हो, प्रोएक्टिव लिटिगेशन ना हो, तो प्रेसिडेंट साहब ने अपना आर्टिकल 161 का यूज करते हैं, समझते हैं। इस केस में कुछ लीगल इश्यूज थे। उन लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कि प्रोएक्टेड लिटिगेशन ना हो, मतलब आप लोग कोर्ट ना पहुंचे, इसके पहले ही गवर्नमेंट पहुंच गई। गवर्नमेंट कैसे पहुंची कि आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है, वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कब, जब भी क्वेश्चन आता है ऑफ फैक्ट्स एंड लॉज, जब भी क्वेश्चन आएगा फैक्ट्स और लॉज में इन पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है भाई, तो क्या करा प्रेसिडेंट साहब ने कोर्ट से क्वेश्चन पूछे 3 कि बताओ इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कोई लेजिस्लेशन एक्टिव जरूरी है क्या लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर जरूरी है तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल 368, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। क्या बोलते हैं दोनों आर्टिकल्स। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या पावर है, वो स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, आइदर वो 2 स्टेट, छोटे स्टेट को मिला के एक बड़ा स्टेट बना सकते हैं, या एक बड़े स्टेट को छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाउंड्रीज बढ़ा भी सकते हैं, बाउंड्रीज कम भी कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के द्वारा। तो भैया आर्टिकल 368 क्या बोलता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ठीक है, ये तो भाई हुई बेरू बारी यूनियन की बात हो रही थी, मींस नेहरू नून एग्रीमेंट की बात हो रही थी। क्या पार्लियामेंट को हर बार जब भी कोई इनक्लेव्स का एक्सचेंज होता है या कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत होगी? ये तीसरा क्वेश्चन था। अब कोर्ट में आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं। गवर्नमेंट अपना आर्गुमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट जो है इसमें अपन टेरिटरी सीड नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को। क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटलिंग ऑफ टेरिटरी कर रहे हैं, सेटलिंग ऑफ इनक्लेव्स। तो उनका कहना था, गवर्नमेंट का क्या कहना था कि भैया इसमें आप सेटलमेंट कर रहे हैं, कोई सीड नहीं कर रहे हैं, तो लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गवर्नमेंट के अपोनेंट और राइवल पार्टी आर्ग्यू करती है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है सीड करने की टेरिटरी टू द फॉरेन स्टेट। ठीक है, बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और अमेंडिंग पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, फर्दर आर्ग्यू करती है कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। तो भैया रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक मींस क्या होता है? डेमोक्रेटिक मींस क्या होता है? फॉर द पीपल बाय द पीपल। मींस पावर किसके पास आ गई सीट करने की फॉरेन टेरिटरी? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भैया पार्लियामेंट में पावर नहीं है कि ओरिजिनल लेजिस्लेशन के द्वारा सीट करे या अमेंडमेंट करके सीट करे। उनका एक और आर्गुमेंट था कि अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में पावर एक इंडिया के पास में टेरिटरी एक्वायर करने की, सीट करने की नहीं है। क्या बोलता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3? द टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट इज टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी दैट इज मेंशन इन स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और इंडिया एक्वायर द फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, मतलब उसको सीट करने का ऑप्शन नहीं था। फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पार्ट सी या सब क्लॉज सी क्या बोलता है कि इंडिया या टेरिटरी दैट में एक्वायर्ड बाय द इंडिया। ठीक है, मतलब इसमें कहीं पे भी सीट का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया के पास सीट करने के लिए क्या ऑप्शन है। 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट इज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड द टेरिटरी दैट में एक्वायर्ड बाय द इंडिया। अब कोर्ट अपने जजमेंट में कहती है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है विद द आर्गुमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि भैया यही एक रीजनेबल वे है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। दूसरी चीज क्या कहती है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो भैया लीगली इम्पॉसिबल होगा क्या? नहीं। तीसरी चीज आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सी क्या बोलता है? द टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द इंडिया। तो भाई साहब ये कोई पावर नहीं है, ये एक प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो भैया सब प्रोसीजर मेंशन है, तो जब पावर नहीं है तो सीट करने का ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को कंक्लूड करते हुए कहती है कि नेहरू नून एग्रीमेंट इज इन फेवर विद। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को कंक्लूड करते हुए कहती है कि नेहरू नून एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी सीड हो रही थी पाकिस्तान को। तो उसके लिए आर्टिकल 1 दैट इज नेम इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली फर्स्ट शेड्यूल को भी अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही आर्टिकल 1 इंक्लूड होता है। और जो प्रेसिडेंट साहब ने 3 क्वेश्चन पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उनके भी आंसर देती है। क्या पहला क्वेश्चन क्या था? उसका आंसर देती है सुप्रीम कोर्ट कि भैया कोई भी एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेट करने के लिए लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेहरू नून एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 1 अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
और इन फ्यूचर जब भी एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हो या सीट ऑफ द टेरिटरी हो तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपैक्ट क्या है, पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। इस जजमेंट से पता चलता है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता चलती है कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है टू सीट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट ये होता है कि नेहरू नून एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट क्या लेकर आती है, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सिमिलरली आपको पता होगा इन द ईयर 2015 में इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ था, और उस एग्रीमेंट ने भी सेम प्रोसीजर फॉलो करी थी कि अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल, अमेंडमेंट इन द आर्टिकल 1 थ्रू द अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इस लेक्चर से या इस जजमेंट के रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लाइक्स आते हैं बट कमेंट्स बहुत कम आते हैं। अगर आपको डाउट है तो पूछिए बेझिझक। और आई होप कि आप सभी ने अनअकैडमी का ऐप तो डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं करा है वो अभी जाए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐप अवेलेबल है, मींस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे हर एक वीडियो की, हर एक लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा केस है अपना, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।